Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with class 8th geography chapter number 4 agriculture. So Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. ठीक है, तो मतलब वहाँ पे वो सिंचाई कर रहे थे लैंड की. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. तो वहाँ पे वो फार्मर जो होते हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अभी अभी कनक ग्रो करी है, कनक बीजी है यहाँ पे, और अब जो सॉइल में है मैन्योर डाल रहा हूँ, मतलब खाद डाल रहा हूँ ताकि और फर्टाइल मीन्स और अच्छी सॉइल बन सके. ठीक है, तो उसने बच्चों को बताया कि वीट जो है वो मंडी में अच्छा प्राइस उससे मिल जाता है. ठीक है, जहाँ भी हम ये बेचते हैं फैक्ट्रीज़ में, या फिर फैक्ट्रीज आगे जैसे ब्रेड या बिस्किट्स बनाती हैं उस आटे से, तो वो हमें अच्छा भाव दे देती हैं. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये जो एक रॉ मटेरियल से, मतलब कनक का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो ब्रेड बनती है, तो इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं. कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़. ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड होती है. अब एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, ये सारी अच्छी एग्जांपल्स हैं इन सब चीज़ों की. और अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी हुई? वो जो प्रोसेसिंग के साथ रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज के साथ कंसर्न होती है. प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स कि जैसे कनक बीजी, ठीक है, उसको ग्रो करा, उसको पानी दिया, उसकी प्रॉपर मैन्योर्स डाले, वो सब चीज़ें होती है प्राइमरी एक्टिविटी. अब सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होगी? कि फैक्ट्री में लेके गया, पहले उस कनक से आटा बनाया, ठीक है, आटे के बाद उसको साफ सफाई करी, वो सब चीज़ें आ जाती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. So these are concerned with the processing of these resources. A manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. ठीक है, सील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ब्रेड को बेक किया जा रहा है, तो ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है. अब टर्शरी एक्टिविटी मीन्स थर्ड एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो फाइनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट देती है सर्विसेज के लिए. सपोज ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. अब ब्रेड बन गया, ठीक है, वो हो गया टर्शरी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया कि ब्रेड बन गया. अब अगर बॉर्न की ब्रेड है या अमूल की ब्रेड है या इंग्लिश अवन है, तो वो आगे उसकी एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा लगता है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन पे, उनको जो ट्रेड पे, जो आपके लोकल वेंडर्स के पास वो ब्रेड जाती हैं, वो सब कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? दीज ऑल आर नोन एज टर्शरी एक्टिविटीज़. ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, जो ग्रो करती है, जिसमें ग्रो करते हैं क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें. लाइफ स्टॉक का रेयरिंग होता है, लाइक जैसे शीप वगैरह होती है, वो सब चीज़ें. अब वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, और 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है, इट इज़ सेल्फ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल या क्लाइमेट जो है वो बहुत मेजर चीज़ माने जाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए. अब वो जो लैंड जिस पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो कौन सा होता है? एरेबल लैंड. ठीक है, अब मैप में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कंसनट्रेटेड होती है वो उन रीजन्स में वर्ल्ड के जहाँ होती है जहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स होते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड दिखाया है, यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं. अब ये एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विचिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अलग अलग है. एग्रीकल्चर कौन सा होता है? जहाँ पे कल्टीवेशन होती है सॉइल की ताकि क्रॉप्स वगैरह बन सके, सो इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग. अब सेरिकल्चर क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म्स के साथ रिलेटेड होता है. ठीक है, अब पिसिकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश के साथ जो रिलेटेड होता है दैट इज़ पिसिकल्चर. विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर होता है वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कमर्शियल यूज़ के लिए जब हम ग्रो करते हैं. ठीक है, अब फार्म सिस्टम कौन सा होता है? अब जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है वो हम सिस्टम की तरह देख सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट इनपुट्स क्या है? कि सीड्स भी डलेंगे, फर्टिलाइजर्स डलेंगे, मशीनरी चाहिए होगी, तो ये सब चीज़ें, लेबर भी चाहिए होगी. ठीक है, तो जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, इरिगेशन चाहिए होती है, वीडिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है. तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना, कि पहले खुदाई करनी पड़ती है, खुदाई, बीज डाल दिया, फिर खुदाई करेंगे, फिर उसके बाद खुदाई करके उसके बाद बीज डालेंगे उसमें, फिर पानी देंगे, पानी देने के बाद वो खिलेगा ऊपर, और उसके बाद उसकी काटते हैं उसको जब हार्वेस्टिंग होती है ना.
तो ये सब जो है ये एक ऑपरेशंस हैं जो अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं इसमें. सो आउटपुट्स फ्रॉम सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ये सारी चीज़ें आउटपुट्स होती हैं. अब फार्मिंग कौन सी तरह की है? फार्मिंग जो है देखोगे आप अलग अलग तरीके की होती है हर जगह पूरे वर्ल्ड में. सो जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर कैसी प्रोडक्शन की डिमांड है, लेबर कैसी है, कितनी टेक्नोलॉजी है, फार्मिंग उस टाइप से क्लासिफाई होती है. अब या तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है या फिर कमर्शियल फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो वो कौन सी होती है? जो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है ताकि फार्मर की फैमिली की नीड्स पूरी हो. अब ठीक है, अब देखा जाए तो ट्रेडिशनली दो लेवल्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, और हाउस होल्ड लेबर होती है जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल आउटपुट. सो सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव या फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, अब इंटेंसिव कौन सी होती है? जहाँ पे फार्मर कल्टीवेट करता है एक छोटा सा लैंड का प्लॉट. ठीक है, सिंपल टूल यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है. तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोथ ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. तो एक ही प्लॉट पे वो एनुअली, जैसे कभी पहले चावल उगा देते हैं, फिर कपास उगा देते हैं, फिर कनक, तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स एक ही साल में वो लगाते हैं. तो राइस जो होता है उनका मेन क्रॉप होता है, और बाकी क्रॉप कौन से होते हैं? वीट हो गया, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स. अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया. अब इसके बाद प्रिमिटिव सबसिस्टेंस कौन से होते हैं? जिनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग यूज होती है. ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ प्रैक्टिस होती है? ये थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, जहाँ पे जैसे अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका के पार्ट्स में हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो गया. तो ये एरियाज जहाँ पे बहुत सारी बारिश आती है और क्विक रीजनरेशन होती है, जहाँ पे बहुत जल्दी से वेजिटेबल्स बन जाती हैं. सो अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. ठीक है, तो ये प्लॉट जो लैंड का प्लॉट होता है कैसे साफ होता है? इनको पेड़ों को फेंक देते हैं, मतलब काट के, और उनको जला देते हैं. सो एशिज को हम सॉइल और क्रॉप्स में मिक्स कर देते हैं, जैसे मेज, याम, पोटैटोज, कसावा, और फिर वहाँ पे ग्रो होते हैं. उसके बाद सॉइल जो है वो अपनी फर्टेलिटी लूज़ कर देती है और लैंड जो है वो खाली रह जाता है, और कल्टीवेटर जो है फिर वो नए प्लॉट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. ठीक है, अब आते हैं नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस कहाँ होती है? सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, अदर पार्ट्स जैसे राजस्थान, जैसे सूखे सूखे कई पार्ट्स होते हैं, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे. अब इस फार्मिंग में क्या होता है? हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स. अब वो एनिमल्स और मतलब एनिमल्स के साथ जगह जगह पे जाते हैं. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है ये क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स और टेरेन की वजह से होती है. अब शीप, कैमल, याक, गोट्स, यहाँ पे ये रियर किए जाते हैं ज़्यादातर, और वो क्या देते हैं वहाँ पे? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर्डर्स और उनकी फैमिलीज़ को देते हैं. अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पे. कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स जो होती है और जो एनिमल्स रियर होते हैं वो मार्केट में सेल के लिए होते हैं. ठीक है, एरिया कल्टीवेट होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज जहाँ पे बहुत बड़ी होती है, जो नॉर्मल फार्मिंग होती है. सो जो बाकी का काम है उसका वहाँ पे मशीन्स के थ्रू होता है. तो कमर्शियल फार्मिंग क्या इंक्लूड करते हैं? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स जो होते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो होते हैं. वीट और मेज जो होते हैं उसके सबसे कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स होते हैं. तो मेजर एरियाज जहाँ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो कौन से हैं? ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के और एशिया के. अब ये जो एरियाज हैं ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टर्स. सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि सीज़न ग्रोइंग का ना आए, और सिर्फ इसलिए सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है, मतलब एक ही अनाज ग्रो होता है वहाँ पे. अब मिक्स फार्मिंग की बात की जाए तो मिक्स फार्मिंग का जो लैंड होता है वो अलग अलग फूड ग्रो करने के काम आता है. ठीक है, फूड भी ग्रो करने के, फॉडर क्रॉप्स भी और रेयरिंग लाइफ स्टॉक के भी. अब ये कहाँ प्रैक्टिस होती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में. अब बात करते हैं प्लांटेशंस की. अब प्लांटेशंस क्या होती है? ये कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है जहाँ सिंगल क्रॉप चाय का, कॉफ़ी का, शुगर केन, गन्ना, कैश्यू, रबर बनाना और या फिर कॉटन ग्रो होती है. अब ज़्यादा अमाउंट की लेबर या कैपिटल यहाँ पे चाहिए होती है.
और प्रोड्यूस में बी प्रोसेस इन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस फार्मिंग के लिए। और ये मेजर प्लांटेशंस कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे रबर मलेशिया में होती है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका, कुछ एग्जांपल्स। तो ऐसे से रहता है। अब मेजर क्रॉप्स की बात की जाए तो लार्ज वैरायटी जो क्रॉप्स की है वो उगाई जाती है ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। अब देखो सबसे ज़्यादा ग्रो कौन से क्रॉप्स होते हैं? कनक होती है ताकि आटा बन सके, राइस चावलों की होती है, मेज़ की होती है, मिलेट्स की होती है, जूट कॉटन वो फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। और इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो टी और कॉफ़ी वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही क्रॉप्स होते हैं जो उगाए जाते हैं। तो चावल कहाँ उगता है? चावल जो है वो मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का। तो ये क्योंकि हर एक की स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। अब चावल जो है वो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल हर एक जगह पे ज़रूरत है। तो ये कहाँ बेस्ट ग्रो करता है? ये क्लेई सॉइल जहाँ होती है जो पानी को रिटेन कर सकती है, पानी को अपने अंदर समा लेती है। लाइक चाइना है, चाइना जो है वो राइस के प्रोडक्शन में सबसे चाइना लीड करता है। उसके बाद इंडिया फॉलो करता है कि सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, फिर जापान, फिर श्रीलंका एंड देन इजिप्ट। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जहाँ पे 2 और 3 क्रॉप्स यहाँ पे उगते हैं साल में। ठीक है, अब वीट की बात की जाए तो वीट जो है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल ठीक ठाक सी। ठीक है, ग्रोइंग सीजन में। और एकदम तेज़ धूप चाहिए होती है कब? जब कटने की बारी आती है। तो आप देखते होगे जब बैसाखी का टाइम आता है, कटने का टाइम आता है, तो तेज़ धूप होती है, तो तब कहते हैं कि फसल पक गई अब काटनी है। ठीक है, तो इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सोल। अब वीट कहाँ ग्रो होती है? यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब इंडिया में ये ज़्यादातर विंटर्स में ग्रो करते हैं। अब मिलेट्स की बात करें तो ये भी एक कोर्स ग्रेन है और जो जहाँ पे लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल होती है वहाँ भी ये उग जाता है। ये हार्डी क्रॉप है जहाँ पे कम बारिश और मॉडरेट टेम्परेचर हो और ठीक ठाक सी बारिश हो, चलता है। तो ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में ग्रो होते हैं और बाकी कौन सी कंट्रीज़ में? नाइजीरिया, चाइना और निगर में। अब मेज़ की बात करें तो मेज़ जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, बारिश और बहुत सारी धूप चाहिए होती है उसको। अब वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स है। ठीक है, उनको उसकी वैसी ज़रूरत है। सो मेज़ कहाँ ग्रो होता है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। तो आप देखोगे इंडिया तो हर जगह आएगा ही आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रहता है इंडिया में। तो इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ग्रो होती है। अब कॉटन, कपास की बात करें तो कॉटन में बहुत सारा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, बारिश कम चाहिए होती है, 200 से 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसको। अब ये बेस्ट कहाँ पे उगती है? ब्लैक और एलुवियल सॉइल्स में। तो चाइना है, यूएसए है, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसे कपड़ा भी तो बनता है ना आगे फिर। अब जूट की बात की जाए तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा गया है। सो ये कहाँ ग्रो होता है? एलुवियल सॉइल पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, भारी बारिश हो और नमी वाला क्लाइमेट हो, ह्यूमिड। सो ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है जहाँ बारिशें होती है ज़्यादा। तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स जूट के हैं। ठीक है, अब कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी जो है वहाँ पे वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और वेल ड्रेनी लोमी सॉइल। अब हिल स्लोप्स होते हैं वो मोस्ट सूटेबल है ग्रो इस तरह के क्रॉप के लिए। तो ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया है कॉफ़ी का प्रोड्यूसर। अब चाय की बात की जाए तो चाय इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। तो यहाँ पे कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल में कि अच्छी खासी बारिश हो। ठीक है, ताकि इसके टेंडर लीव्स ग्रो कर सकें। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सोल्स एंड जेंटल स्लोप्स। तो इनको थोड़ा ढिलाई में चाहिए होती है जहाँ पे उगाए। तो लेबर जो है लार्ज नंबर में चाहिए होती है ताकि उसकी पत्तियाँ निकाल सके। सो कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की टी बनती है। अब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट का मतलब है कि एफर्ट्स जो भी करे जाते हैं फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो इतनी डिमांड बढ़ रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की उसको हम मीट कर सकें। उसको कहते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, की उसकी डेवलपमेंट हो रही है। सो ये अचीव कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। तो क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा दो,
या क्रॉप नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन जो है उनको बढ़ा दो, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव कर दो, फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा दो, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दो। ठीक है, अब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। मैकेनाइजेशन हो जाएगी उसकी एग्रीकल्चर की, मैकेनाइजेशन हो जाएगी तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल काम है वो मशीन्स के थ्रू हो जाएगा। सो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, ताकि फूड की तरफ से सिक्योरिटी रहे, कि हमें ये ना हो कि कभी खाना ही कम हो जाए। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डेवलप हुआ है। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो लार्ज पॉपुलेशंस के साथ है यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। अब जो लार्जर होल्डिंग्स है वो ज़्यादा सूटेबल है कमर्शियल एग्रीकल्चर की, यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो रहा है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में। अ फार्म इन इंडिया, अब यहाँ पे स्मॉल विलेज है आदिलाबाद गाजीपुर में, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। मुन्ना लाल एक छोटा फार्मर है इस विलेज में, जिसका 1.5 हेक्टेयर का लैंड है। उसका घर जो है वो मेन विलेज में है। तो उसने क्या किया, उसने परचेज किया हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स मार्केट से। हर दूसरे साल वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेता है। अब लैंड जो है वो फर्टाइल है, और वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक साल में ग्रो करता है, जो व्हीट या राइस या पल्स में से कोई होता है, मतलब कणक, चावल या दाल में से। अब जो फार्मर है वो एडवाइस लेता है अपने दोस्तों की और बड़ों की, या सरकार की, सरकार के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब वो क्या करता है, वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पे फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। ठीक है, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक्स। तो अभी भी उसके कई जो दोस्त हैं वो अभी भी ये बुलॉक्स के थ्रू प्लोइंग करते हैं, मतलब जो एक होता है ना कि खुदाई करना वो। सो देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। अब वहाँ पे ट्यूबवेल भी है पास में, जो वो रेंट पे लेता है ताकि पानी मिल सके उसकी फील्ड को पूरी। अब मुन्ना लाल के 2 बफलोज भी हैं और कुछ हैंस भी हैं। ठीक है, अब वो दूध बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन में। अब वो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो एडवाइस उसको करता है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्डर फॉर हिज एनिमल्स। ठीक है, कि सेफ्टी मेजर्स क्या प्रोटेक्ट करनी चाहिए आपको इनकी सेहत के लिए। ठीक है, अब ऑल मेंबर्स जो फैमिली के हैं वो हेल्प करते हैं इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़ में। समटाइम्स ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक, तो वो कई बार लोन भी ले लेता है बैंक से या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, टू बाय HYV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग जो सीड्स होते हैं वो लेने के लिए या इम्प्लीमेंट्स के लिए। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो बेचता है, ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी, तो वो मंडी में बेचता है इनको। और सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, तो उनके पास इतनी स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको मार्केट में बेचें, जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। सो इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, अब करते हैं बात फार्म इन द यूएसए। सो एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। अब जो यूएसए का जो फार्म है वो इतना बड़ा है कि वो इंडियन फार्म से तो बहुत बड़े आते हैं। अब टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट कितने 250 हेक्टेयर के हैं। अब द फार्मर जो है वो फार्म में रिजाइड करता रहता है। कुछ जो मेजर क्रॉप्स उनके हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। जो हॉरन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टर लैंड का रखते हैं उनके पास। अब वो ग्रो क्या करते हैं, कॉर्न, ज़्यादातर मकई ग्रो करते हैं। ठीक है, आफ्टर मेकिंग श्योर वो पहले देखते हैं कि क्या सॉइल और पानी के रिसोर्सेज पूरे हैं इस क्रॉप के लिए। उसके बाद वो एडिकेट मेजर्स लेते हैं ताकि पेस्ट को कंट्रोल कर सके, जो क्रॉप को डैमेज ना कर सके। ठीक है, अब टाइम टू टाइम वो सॉइल सैंपल्स भेजते हैं टू ए सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, चेक करने के लिए कि क्या न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हैं। अब रिजल्ट जो है वो हेल्प करता है जोहरन को कि प्लान करने के लिए कि साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के लिए। अब उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट के साथ लिंक्ड है, जो उसको प्रिसाइज पिक्चर देता है उसकी फील्ड के लिए। सो दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जहाँ पे ज़रूरत है। अब वो ट्रैक्टर्स यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स यूज़ करता है, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर भी यूज़ करता है कि वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो सकें। अब जो ग्रेन्स है वो स्टोर किए जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में या डिस्पैच किए जाते हैं मार्केट एजेंसीज को। अब जो फार्मर यूएसए में जो होता है वो मोस्टली बिजनेसमैन की तरह काम करता है, और ना कि हमारी तरह इंडिया का जो एक फार्मर करता है वैसे। ठीक है,
सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, आगे आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे इन चैप्टर्स के। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर, हैव फन। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।